वुमेन का जो इकोनॉमिक पार्टिसिपेशंस है, जिस तरीके से अभी हमने सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का डिस्कस किया, मुद्रा योजना का डिस्कस किया, जनधन का, ये सब बेसिक पिलर्स हैं जिसके माध्यम से वी कैन कनेक्ट टू हाउ टू वुमेन लेड डेवलपमेंट। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वुमेन और हेल्थ का है, वो बेसिकली ये लाइफ कोर्स है। ये जिस तरीके से जो उनके अप्रोचेज़ हैं उसमें अगर हम जब मैटरनल हेल्थ प्रोग्रेस को देखते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे इस जो जीडीपी का जो ग्रोथ है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि जो हमारी जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है वो लगभग 384 2000 से लेके आज हम 2019-21 में हम लगभग जिस तरीके से जो है उसको हम 93 के पोजीशन पे लेके जा चुके हैं। और जो हमारा जो टारगेट है जो रिड्यूस करने का, वो MMR बिलो 70 एज़ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। तो जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे उसको भारत सरकार ने जिस तरीके से अडॉप्ट किया है, और SGP के माध्यम से एक एरिया को हम टारगेट कर रहे हैं और उसको जिस तरीके से एक्सिक्यूट कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो हमारा जो वुमेन और हेल्थ का जो एक जो सब्जेक्ट होता है, क्योंकि हम इन दोनों को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि आज जो हेल्थ जो इश्यूज़ है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जो जिस तरीके से जो हमारे जो स्टेजेस हैं, अगर हम उस स्टेजेस को स्टडीज़ करें तो उसमें जो हमारा जो चाइल्डहुड जो होता है किसी भी ह्यूमन बींग्स का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें जिस तरीके से जो न्यूट्रिशन और ख़ास करके जो उनका वैक्सीनेशन है, उनका एजुकेशन एक्सेस है, इन सब चीज़ों पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपने पॉलिसीज़ के माध्यम से हर लेवल पे स्कीम चला कि इन सब सारी चीज़ों का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के हिसाब से उस टारगेट को अचीव कर रहा है। और उसी के माध्यम से हम जिस तरीके से जो हमारा जो हेल्थ सेक्टर है उसमें महिलाओं के पार्टिसिपेशंस को हम बढ़ा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर जगह पे हम उस चीज़ों को प्राप्त कर सकें। जिस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो रिप्रोडक्टिविटी ऑफ जो हेल्थ है, एनीमिया है, वो 53% गर्ल्स इफेक्टेड था, लेकिन आज हम उसको सेफ्टी और उसके प्रोविज़न के माध्यम से उसमें हम बहुत ही एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है उसको हम प्राप्त कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं जिस प्रकार से जो भी हमारे जो फैमिली प्लानिंग के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से योजनाएं बनाई हैं और उसको अवेयरनेस किया जा रहा है पंचायती स्तर से लेके, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का 73rd और 74th जो अमेंडमेंट किया गया था वो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए किया गया था। और आज का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो एक तरीके से पूरी तरीके से वुमेन लेड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बन चुका है। और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से राज्य सरकारों के साथ मिल के उनके जो फेडरल स्ट्रक्चर, क्योंकि बेसिकली हम सब जानते हैं कि इंडिया इज़ द फेडरल स्ट्रक्चर, और फेडरल स्ट्रक्चर में जो पॉलिटिकल जो एक हर स्टेट के अपने कैरेक्टर्स होते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टीज़ के अपने कुछ एजेंडेज होते हैं, लेकिन भारत सरकार ने जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के माध्यम से महिलाओं को जिस तरीके से एम्पावर किया है और जो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन बढ़ा है, वो कहीं ना कहीं हमारे जो विकसित भारत का जो मेजर जो अचीव है उसमें बहुत ही एक माइलस्टोन एक लेसन हम सबको देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर हम जब तुलना करते हैं रूरल और अर्बन में, तो वहाँ पे हमें एक गैप देखने को मिलता था, लेकिन आज जिस प्रकार से रूरल एरिया में भी केंद्र सरकार की पॉलिसीज़ के माध्यम से हमने उनको अर्बन का जो डेवलपमेंट जो गोल्स है उसके माध्यम से उसको एक्सिक्यूट करने का जो प्रयास किया है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से जब हम देखते हैं उसका जितने भी बहुत सारे जो स्कीम्स हैं वो बहुत ही मैटर करते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्कीम तो बना देती है, लेकिन उस स्कीम को ग्राउंड लेवल पे ले जाने के लिए जिस तरीके से हमारे जो वर्कर्स और जो हमारे जो खास करके उसमें जब हम देखते हैं जो NGOs हैं उनकी बहुत बड़ी भूमिका बन जाती है। उसी तरीके से अगर हम देखिए जो आशा वर्कर्स हैं वो उसमें महिलाओं को किस तरीके से जोड़ा गया है, वो उनके हेल्थ को लेके उनके जिस तरीके से एक मोबिलाइज़र के रूप में काम करती हैं, और एक बिल्कुल ही उनको अवेयरनेस किया जाता है एक डोमेस्टिक लेवल पे जाके होम टू होम डोर टू डोर जो कैंपेन चलाया जाता है, उसके माध्यम से ये जो आशा वर्कर्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। और आज शायद इसी का नतीजा है कि आज खास करके रूरल एरिया में हमारी जो केंद्र की जो भी योजनाएं हैं वो बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो रही हैं। और उसमें जिस प्रकार से जो प्रधानमंत्री मातृ बंधन योजना है वो बहुत ही एक तरीके से फिनेंशियल सपोर्ट के रूप में काम करता है, और उसमें लगभग अभी तक लगभग 3.5 करोड़ मदर्स जो हैं उनको जोड़ा जा चुका है। तो ये हम
समझ सकते हैं कि भारत सरकार किस तरीके से हर उस स्टेप पे वुमेन को एम्पावर करने के लिए इस तरीके के पॉलिसीज़ को लेके आ रही हैं। और इतना ही नहीं, उनके लिए अफोर्डेबल सैनिटरी जो नैपकिन्स हैं वो भी प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किस लेवल पे सोच के काम कर रही है, जिससे कि महिलाओं को हम किसी भी लेवल पे उनको समस्या उत्पन्न ना होने दें। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब तक हमारे इस देश में महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन बिल्कुल 50% का जो पॉपुलेशन उसको हम इक्वलाइज नहीं करेंगे, तब तक शायद जो भी हम टारगेट फिक्स करते हैं उस शायद टारगेट में हमें कहीं ना कहीं उसमें समस्या उत्पन्न हो सकती है। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं जो वुमेन का जो परफॉर्मेंस है वो मेजॉरिटी ऑफ जो है वो हाउस होल्ड जो है उस तरीके से दो तरह का इकॉनमी हम सबको देखने को मिलता है। क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी वुमेन्स वो होम मेकर्स हाउस होल्ड में ही रह जाती हैं, उन्हें उस तरीके का प्रोजेक्शन नहीं किया जाता है। लेकिन आज की जो एजुकेशन सिस्टम है, आज जिस तरीके से स्कूलिंग एजुकेशन सिस्टम में हम हर सबको अपने स्किल के हिसाब से उसको अकाउंटेबल बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और उसी में जिस तरीके से हम देखते हैं कि जो डोमेस्टिक जो नॉलेज है, अगर हम देखें तो जिस प्रकार से हर गांव का एक अपना प्रोडक्ट्स है, उसी तरीके से हर गांव का अपना एक नॉलेज भी है, और उस तरीके से जो हर घर का एक अपना नॉलेज है। और उसमें जिस प्रकार से अगर हम देखें, अगर हेल्थ को लेके जब हम फोकस करते हैं तो उसमें जो आयुर्वेदिक की जो रेमेडीज़ हैं उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आयुष्मान और विशेष करके जो हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, हेल्थ ऑफ मिनिस्ट्रीज़ के माध्यम से उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। किस प्रकार से जो बच्चे होते हैं उनको हम न्यूट्रिशन दे सकें, उनको हम अवेयरनेस करने का प्रोग्राम के तहत उनको चला रहे हैं। उनका जो प्राइमरीली जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स है उसको भी फुलफिलमेंट करने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये जो डोमेस्टिक नॉलेज है और जिस तरीके से जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसको हम अपने महिलाओं के बीच में लेके जाते हैं अवेयरनेस के थ्रू, और उससे हम अपने जीडीपी में एक बहुत ही मेजर अचीवमेंट कर रहे हैं। क्योंकि आज का जो हेल्थ सेक्टर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि जब तक हेल्थ अगर हम उसको एम्पावर नहीं करेंगे तब तक शायद हम उसको जो न्यूट्रिशन इंडिया की जो हम बात कर रहे हैं, जो हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं, उसको अचीव नहीं कर सकते। उसी प्रकार से जब हम इनफॉर्मल इकॉनमी में जब देखते हैं तो जिस प्रकार से जो इनफॉर्मल इकॉनमी है उसमें महिलाओं की एक बहुत बड़ी भागीदारी है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस इनफॉर्मल इकॉनमी को दूर करने के लिए बहुत तरह के पॉलिसीज़ बनाए हैं, बहुत सारे सिग्निफिकेंट रोल्स तय किए गए हैं कि किस प्रकार से जो हमारा जो इनफॉर्मल वर्क फोर्स है उसको फॉर्मल वर्क फोर्स में लाया जाए। उसी क्रम में हम जब देखते हैं जो हमारा एग्रीकल्चर है, अगर एग्रीकल्चर को आप देख लीजिए तो उस एग्रीकल्चर में महिलाओं का पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा है। तो उसको हम किस तरीके से स्किल्ड ओरिएंटेड उनके और विशेष करके उनके हेल्थ को ध्यान में रखते हुए कैसे उस चीज़ को हम किया जा सकता है। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं इंडस्ट्रीज़ में, तो इंडस्ट्रीज़ में भी टू टाइप्स ऑफ वर्क्स देखने को मिलते हैं। एक तो हमें स्किल्ड वर्कर्स मिलते हैं और एक जो अनस्किल्ड मिलते हैं। तो उसमें महिलाओं की अगर हम देखें तो जो अनस्किल्ड जो महिलाएं हैं उनको किस तरीके से स्किल्ड बनाया जाए, उसके लिए स्किल ऑफ इंडिया के तहत और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो पॉलिसीज़ लेके आए हैं उसके माध्यम से उनको वोकेशनल ट्रेनिंग के माध्यम से उनको कहीं ना कहीं एम्पावर किया जा रहा है। और जिस तरीके से उनको एंटरप्रेन्योरशिप के लिए अपग्रेड किया जा रहा है, बैंकिंग सपोर्ट किया जा रहा है, तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक मेजर अचीवमेंट है। और जिसमें बढ़ चढ़ के महिलाओं का पार्टिसिपेशंस बढ़ रहा है। उसी प्रकार से आप देख सकती हैं कि जो उनके लिए जो जॉब सिक्योरिटी की जो बात थी, जो मैटरनिटी लीव थी, जो मैटरनिटी बेनिफिट्स, उसको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक बड़े ही पॉजिटिव डायरेक्शन में ला के उसका जो टाइम पीरियड था उसको भी बढ़ाने के लिए एक रूल के तहत, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत उसको इम्प्लीमेंट किया, जो कि कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए एक बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि सोसाइटी में जब तक हमारी महिला सेफ़ नहीं हो सकती है, जब उसे गवर्नमेंट का प्रोटेक्शन नहीं मिल सकता है, तब तक हम वो अपने सोसाइटी और अपने फैमिली का डेवलपमेंट नहीं कर सकते। उसी प्रकार से अगर जब हम बात करते हैं कि विकसित भारत क्यों, आखिर व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड विकसित भारत क्यों बनना चाहिए, तो अगर हम उसका स्टडीज़ करें, हम जब तुलनात्मक अध्ययन करें, तो अगर हम बिफोर इंडिपेंडेंस जब हम जाते हैं तो उसके पहले ब्रिटिशर्स ने जिस तरीके से हमारे सारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे वर्क कल्चर को, हमारे इंडस्ट्री सिस्टम को जिस तरीके से उन लोगों ने डिस्ट्रॉय किया, उसके बाद से आज पूरे 78 साल की इस जर्नी में आफ्टर इंडिपेंडेंस हमें जहाँ होना चाहिए था वहाँ पे हम नहीं पहुँच पाए हैं। क्योंकि जब हम भारत की
कल्पना करते हैं, जब हम इंडिया को मैप में जब देखते हैं, तो इंडिया के पास ऐसा सब कुछ है जो कि एक डेवलप नेशन बनने के लिए, विकसित बनने के लिए होना चाहिए। लेकिन लैकिंग ऑफ पॉलिसीज़, लैकिंग ऑफ अनइक्वालिटी, लैकिंग ऑफ अवेयरनेस, ये कहीं ना कहीं इन सारे चीज़ों को हम प्राप्त करने में असफल हुए। और शायद इसीलिए अभी भारत की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसने इस संकल्प को एक तरीके से टारगेट ओरिएंटेड फिक्स किया है कि 2047 में हमें भारत को विकसित भारत बनाना ही है। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो रिकॉग्निशन एंड कंपनसेटिंग ऑफ द लेबर इज़ इसेंशियल फॉर ट्रू जेंडर इक्वलिटी। क्योंकि जब तक हम जेंडर इक्वलिटी हर फील्ड में नहीं करेंगे, वो चाहे हमारा वर्किंग फोर्स हो, लेबर फोर्स हो, टेक्निकल फील्ड्स हो, स्किल्ड फील्ड्स हो, तो वहाँ पे हमें जब तक इसेंशियल नहीं करेंगे तब तक शायद इस चीज़ को अचीव नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं जो फॉर्मलाइजिंग ऑफ वुमेंस का जो वर्क है वो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि पर्सनल सिक्योरिटी किसी भी व्यक्ति के लिए और किसी भी समाज के लिए बहुत ज़्यादा होता है। और जब चूँकि भारत, इंडिया इज़ द वेलफेयर स्टेट, हम आज 90s के बाद से इंडिया ने अडॉप्ट किया एलपीजी, हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को अडॉप्ट किया, लेकिन उसके अलावा भी इंडिया इज़ द वेलफेयर स्टेट। और उसी वेलफेयर स्टेट के तहत हम भारत के हर नागरिक का, जो भी भारत का सिटीजन्स है, उसके वेलफेयर के लिए काम करती है गवर्नमेंट। क्योंकि हमें पता है कि आज हम अगर सिर्फ प्राइवेट सेक्टर की तरफ जाए तो शायद हम इस चीज़ को अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि भारत में हर स्टेट में कुछ न कुछ डिफरेंसेस हमें देखने को मिलता है। क्योंकि आज नॉर्थ ईस्ट की जो समस्या है वो शायद गुजरात की समस्या नहीं है, जो बिहार की समस्या है वो मध्य प्रदेश की समस्या नहीं है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से लोकल फॉर वोकल के लिए स्कीम बना के पूरे इस भारत के जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब जगह लागू करने का प्रयास किया है। और उसमें महिला वुमेन ओरिएंटेड, वुमेन लेड डेवलपमेंट के लिए जो उनके लिए प्रोविज़न बनाए गए हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें पर्सनल सिक्योरिटी प्रदान करते हैं, जिसके माध्यम से उनका जो इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन है वो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जीडीपी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि जो वुमेन का जो स्टेम का और इनोवेशन में उनका क्या जो करंट पोजीशन है, अगर उसको हम देखें तो अभी जो इंडिया का जो रैंक है ग्लोबली, अगर उस रैंक को देखें तो वुमेन का इनरोलमेंट स्टेम में लगभग 43% है, जो कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा है। उसी प्रकार से अगर हम जब देखते हैं जो टोटल स्टेम वर्कफोर्स का है वो लगभग 14% उसमें फीमेल का था। तो इसीलिए अगर हम देखें तो जो ड्रॉप आउट भी जब एजुकेशन में जो होता है उसको भी हम किस तरीके से दूर कर सकते हैं, उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत तरह की पॉलिसीज़ लेके आए हैं और उस पर भी काम किया जा रहा है। उसी प्रकार से जो हमारे जो अचीवमेंट्स हैं जो उसको हम आज इस अपने लेक्चर में ज़रूर डिस्कस करना चाहिए कि आज हम इसरो ने जो चंद्रयान और मंगलयान जो मिशन को उसमें जो किया, उसमें वुमेन साइंटिस्ट का बहुत ही मेजर अचीवमेंट रोल रहा है। और ये हम सब लोगों के लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट है कि आज हम इसरो के माध्यम से चंद्रयान और मंगलयान में जो महिलाओं की जो भागीदारी है उनके लीडिंग के द्वारा जिस तरीके से जो हमें ब्रेक थ्रू मिला है, वो कहीं ना कहीं हमें बहुत ही एक भारत को एक जो विकसित भारत और डेवलप नेशन का जो कंसेप्ट है उसमें एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जाता है। उसी प्रकार से अगर आप देख लीजिए तो अगर मेडिसिन के फील्ड में भी देख लें, बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में देख लें, कंप्यूटर साइंस के रूप में देख लें, तो हर जगह पे महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ा, जो कि एक आने वाले समय में इसमें और भी ज़्यादा प्रोग्रेस करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हम जो हमारे देश का जो पॉपुलेशन है वो 50% पॉपुलेशन महिलाओं का है। उस महिलाओं को अगर हम देखें तो उसमें हमें इस तरीके के और भी पॉलिसीज़ लेके आने पड़ेंगे। और इसीलिए ये जो स्टेम इनोवेशन जो है वो इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि आज 21वीं सेंचुरी में पूरा वर्ल्ड जो है वो टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहा है और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी बन रहा है। और उस टेक्नोलॉजी ड्रिवन सोसाइटी में जब तक हम इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे, मेल और फीमेल के बीच में इक्वलाइज नहीं करेंगे, तब तक शायद ये जो विकसित भारत का जो कंसेप्ट है उसको प्राप्त करने में हम सब लोगों को समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। उसी प्रकार से जब देखते हैं कि उसमें बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं कि किस तरीके से उसको चेंज किया गया, जो कि अगर हम देखें तो इन सब सारे चीज़ों के पीछे जो हमारी जो कमियाँ रहीं, जो चैलेंजेस रहे, उसमें जो लैक ऑफ मेंटरशिप है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को दिखाता है कि जो हमारा मेंटरशिप है उसको हमें और भी एम्पावर करने की ज़रूरत है। जो हमारे रोल मॉडल्स, ऐसे कौन कौन से रोल मॉडल्स हैं उनको हमें सोसाइटी में
लेके जाने की ज़रूरत है, जिसके चलते महिलाओं का पार्टिसिपेशन बढ़ सके। जो हमारा वर्किंग जो इन्वायरमेंट है, जो हमारा वर्किंग प्लेस है, उसको हमें बिल्कुल ही वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको भी बहुत ही पॉजिटिवली और जेंडर इक्वलिटी बनाना पड़ेगा। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि जो भी हमारे जो वर्किंग जो फोर्सेस हैं या वर्किंग प्लेसेस हैं, वहाँ पे भी हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से गैप देखने को मिलता है। वहाँ पे भी डिस्क्रिमिनेशन के मुद्दे हम सब के सामने आते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम किस तरीके से पॉजिटिव डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं, कैसे और ज़्यादा एम्पावर कर सकते हैं, उसके लिए भी हमें ये करने की ज़रूरत है। उसी में जब हम देखते हैं जो डिजिटल डिवाइड है, उसको में भी व्हेन कंपेयर एज ए रूरल एंड अर्बन, तो उसमें भी गैप देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से जो रूरल वुमेन्स है उनको भी जो उनका जो लैकिंग है, खास करके टेक्नोलॉजी और इंटरनेट से कनेक्ट किया जा रहा है, उनको डिवाइस एक्सेस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब हम डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट है उसमें जब तक हम जेंडर इक्वलिटी लेके नहीं आएंगे, जब तक हम इक्विवेलेंट नहीं करेंगे, तब तक शायद इस तरीके का जो पॉलिसीज़ है उसको इम्प्लीमेंटेशन करने में हमें सफलता नहीं मिल सकती है। से जब हम देखते हैं कि जो हमारे प्रधानमंत्री जो ग्रामीण डिजिटल जो साक्षरता जो अभियान है, उसमें भी अगर देखें तो महिलाओं का पार्टिसिपेशन लगभग 52% बढ़ा है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि आज जिस प्रकार से डिजिटल इंडिया का जो कंसेप्ट है वो हम उसमें अचीव कर रहे हैं। जो हमने गोल जो ऑब्जेक्टिव तय कर रखे हैं, जो हमारे पैरामीटर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, उसको अचीव डे बाई डे हम करते जा रहे हैं। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं कि जिस तरीके से वुमेन का जो गवर्नेंस एंड लीडरशिप जो एक समाज का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स होता है, जिसके माध्यम से हम गवर्न होते हैं, उसमें महिलाओं के पार्टिसिपेशन को किस तरीके से इन्वॉल्व किया जाए। तो हम लोकल गवर्नेंस में जब हम देखते हैं तो वहाँ हमारे पास एक बहुत ही एक अच्छी सक्सेस स्टोरी है, जिसके माध्यम से हम एक पूरे वर्ल्ड के सामने वी कैन गिव द एग्जाम्पल कि हमारे 14 लाख लगभग 1.4 मिलियन इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव इन पंचायती राज। तो ये एक जब हम इस आंकड़ा को देखते हैं तो ये दिखाता है कि भारत के अंदर जो महिलाओं के अंदर जो वर्किंग जो पोटेंशियल है वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा है। क्योंकि जहाँ जहाँ हमने उन्हें मौका दिया, जहाँ जहाँ हमने कॉन्स्टिट्यूशन के आधार पे उनका रिप्रेजेंटेशन दिया, वहाँ वहाँ उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है। और शायद इसीलिए आज लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पूरे भारत का जिसको हम बोल सकते हैं कि वो वुमेन लेड डेवलपमेंट या वुमेन लेड पंचायती राज सिस्टम एग्जीक्यूट किया जा रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसको और भी ज़्यादा एम्पावर करने का प्रयास कर रही है। उसी में हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो वुमेन्स लीडर एट ग्रास रूट हैव इम्प्रूव्ड। क्योंकि डे बाई डे अगर हम देखें तो महिलाओं में नेतृत्व करने की क्षमता ग्रास रूट लेवल पे ही बढ़ रही है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हमारा जो रूरल एरिया है, वहाँ पे जब महिलाओं के अंदर लीडरशिप जब वहाँ एक डेवलपमेंट पर्सपेक्टिव की तरफ से आता है, तो कहीं ना कहीं वो हर सेक्टर को इम्पैक्ट करता है। वो चाहे हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, सैनिटेशन हो, या वहाँ का जो डिलीवरी सिस्टम हो। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हाउ टू चेंज एंड हाउ टू इम्प्रूव आवर लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। उसी तरीके से हमारे पास एक एग्जाम्पल है कि अगर हम जब स्टेट वाइज हम जब देखते हैं तो चाहे केरला हो या जो हमारे खास करके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हों या साउथ के जो स्टेट्स हों, वहाँ पे वुमेन्स का एक स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स में। बिहार की गवर्नमेंट ने भी लगभग वहाँ पे भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ने 50% महिलाओं को रिजर्वेशन दिया, और उसके बाद से भारत के लगभग बहुत सारे राज्यों ने इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया, और जिसके चलते आज उनका पार्टिसिपेशन बढ़ा है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर टू हाउ टू गिव द इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड वुमेन लेड लीडरशिप गवर्नेंस सिस्टम। उसी प्रकार से जब हम देखते हैं जो हमारे नेशनल लेवल पे, तो आज के डेट में अगर हम देखें तो नेशनल लेवल पे भी जो महिलाओं का जो पार्टिसिपेशन है लगभग 14 से 15% है, जो कि जो पार्लियामेंट के जो सीट्स हैं लोकसभा के, तो जो कि इसमें बहुत ही मेजर लैकिंग है। क्योंकि अगर हम देखें, अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो बहुत ही कम है। और शायद इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जिस तरीके से नारी शक्ति बंधन अधिनियम को इम्प्लीमेंट करने का जो प्रयास कर रही है, उसमें अगर वो सफलता उसे मिल जाती है तो आने वाले 2029 में ये जो गैप है पार्लियामेंट सिस्टम में वो कहीं ना कहीं पूरा हो जाएगा। उसी तरीके से अगर हम जब देखते हैं, जब हमारा जो ग्लोबल एवरेज है, जब हम तुलना करते हैं तो हम लगभग 26% हमारा जो वुमेन का जो पार्टिसिपेशन वो कहीं ना कहीं कम दिखाता है ग्लोबल ऑर्डर पे। तो मुझे लगता है कि अगर ये अधिनियम, ये जो बिल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आ रही है, अगर उसको इम्प्लीमेंट हम कर देते हैं तो आने वाले समय में जो पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो गैप देखने को मिल रहा है वो शायद पूरा हो जाएगा। थैंक यू।